हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के क्लास में हम लोग कलरफुल वर्ल्ड डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट रिवीजन होगा ये, ठीक है। इसमें हम लोग जो टॉपिक है टोटल आपका कलरफुल वर्ल्ड में, इसको डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। क्लियर? आपको पता है टर्म 1 में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कलरफुल वर्ल्ड आ रहा है। ह्यूमन आई को डिलीट कर दिया गया है, तो जस्ट वी विल डिस्कस ओनली कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। आज जो डिस्कस करने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड में, जो टॉपिक है आपका मेन 4 टॉपिक है। एक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। दूसरा है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तीसरा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और चौथा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल लाइफ में फिनोमेना है, जैसे रेनबो फॉर्मेशन हो गया, और ये रेनबो फॉर्मेशन में डिस्पर्सन का रोल होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसे स्टार का ट्विंकलिंग होना, है ना। उसके बाद स्टार का अपनी जगह से ऊपर अपेयर होना। उसके बाद तीसरा फिनोमेना इससे रिलेटेड जो है वो फिनोमेना है आपका एडवांस सनराइज डिले सनसेट। उसको डिस्कस करना है। ओवरऑल जितना टॉपिक है इसको डिस्कस करना। और VVI ये आपका चैप्टर है। यहाँ से आपको अगर टर्म 1 में 13 मार्क्स टोटल पूछ रहा है तो 3 मार्क्स तो यहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगा और अचीवेबल है। क्लियर? तो हम लोग फास्ट रिविजन देखेंगे, बने रहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। करते हैं स्टार्ट हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका प्रिज्म है। प्रिज्म से कहानी हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ग्लास का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ ग्लास स्लैब, जिसमें दो पैरेलल सरफेस किसी एंगल पे क्या हो, बाउंडेड होता है। जैसे ये ग्लास का सरफेस हो गया प्लेन सरफेस, ये ग्लास का एक सरफेस हो गया और किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, बाउंडेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिज्म। ये हो गया आपका प्रिज्म। और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसको 3D व्यू में इस तरीके से हम लोग देखेंगे। इस तरीके से 3D व्यू में ये इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। प्रिज्म 3D व्यू रहता है। ये 3D स्ट्रक्चर है, लैब में आप देख सकते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे प्रिज्म को डिफाइन किया है, ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, आप ग्लास भी बोल सकते हैं, बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेस इंक्लाइंड ईच अदर टू सर्टेन एंगल। कोई भी एंगल पे, जैसे यहाँ पे ये एंगल है और एंगल ऑफ प्रिज्म जो दे दिया है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, देखिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, इस पे क्या करते हैं, जब लाइट को पास कराया जाता है, जैसे ये इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है, कैसा लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक वो लाइट होता है जिसमें सिंगल कलर होता है, और पॉलीक्रोमेटिक जिसमें बहुत सारा कलर होता है। जैसे आपका लेज़र लाइट जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक है, सोडियम लैंप से जो लाइट निकलता है वो मोनोक्रोमेटिक है, और पॉलीक्रोमेटिक सनलाइट जो होता है वो पॉलीक्रोमेटिक, क्योंकि सनलाइट 7 कलर का बना होता है इसलिए पॉलीक्रोमेटिक है। तो इसको हम जनरली ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे। क्लियर? अब जब मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इस पर फॉल किया, ठीक है, ये एक आपका इंटरफेस, तो ये रेयर मीडियम है। कहाँ है ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है। जब एयर से रेयर से डेंसर में जाएगा तो बेंडिंग होगा, तो ये बीम ऑफ लाइट है, ये आपका हो गया इंटरफेस, ये हो गया नॉर्मल, तो बेंड होगा, देखिए बेंड हो रहा टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये डेंसर हो गया, डेंसर से ये वाला लाइट रेयर में जा रहा है, ये वाला लाइट क्या है? रेयर में जा रहा है, तो ये क्या होगा? बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे क्या हो रहा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल है, इससे ये लाइट दूर हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गया आपका इमर्जेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। क्लियर? अब देखिए ये जो है आपका नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बन रहा है उसको रिफ्रैक्टेड रे एंगल बोलेंगे। उसके बाद ये जो आपका बन रहा है इमर्जेंट रे और ये नॉर्मल जो है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट बन रहा है। क्लियर? अब देखिए एंगल
इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किए, तो इसके बीच तो कोई एंगल बन रहा है। ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। इसको डेल्टा से या डी से डिनोट करते हैं। किससे? ये और ये वाला जो आपको येलो कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ये बताएगा कि ये लाइट अपने पाथ से ग्लास प्रिज्म के कारण कितना डेविएट हुआ, कितना भटका अपने राह से। इसका सीधा राह ये था, देखिए यहाँ से ये भटक गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल मेज़र कर लेंगे हम प्रोट्रैक्टर से, पता चल जाएगा कि कितने एंगल पे डेविएट हुआ। यही आपको दिखाना था। ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इन प्रिज्म। ठीक है, अब है आपका अगला डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। देखिए वाइट लाइट, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। देखिए द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन। जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया जाता है तो ये 7 कलर में टूट जाता है। वायलेट, इंडिगो, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए तो ये जो है आपका, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वाइट लाइट यहाँ से पास हो रहा है तो ये 7 कलर में टूट रहा है। इसी फिनोमेना को ना डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाता है। इसी घटना को, इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये जो आपका टूट रहा है 7 कलर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, इसको बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ गया, कितने कलर में टूटा? वाइट लाइट है तो 7 कलर में। इस 7 कलर में टूटने के प्रोसेस को क्या बोलती है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्सन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, इसको बोलेंगे डिस्पर्सन। अब इसमें जो है वाई डिस्पर्सन अकर। डिस्पर्सन क्यों होता है? तो डिस्पर्सन होने का ये कारण है कि हर कलर का जो स्पीड है वो अलग अलग है। और हर कलर का स्पीड क्यों अलग है? क्योंकि हर कलर का जो है वेवलेंथ अलग होता है। v बराबर होता है एफ लेमडा। v इजकल टू होता है एफ लेमडा। जब आप पढ़िएगा स्पीड ऑफ लाइट का तो v इजकल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। यहाँ पे डिस्कस करते हैं। v इजकल टू होता है एफ इंटू लेमडा। अब देखिए ये जो लेमडा है इसके चेंज होने के कारण स्पीड चेंज होता है और हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। इसी के कारण डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। देखिए ये क्या लिखा है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में सेम स्पीड ट्रेवल करेगा। एंड एयर में बट एनी अदर मीडियम दे ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड and bend through the different angle which leads dispersion of light। ठीक है, स्पीड के कारण, समझ गया? अब देखिए इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन क्या होगा कि जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास कर रहा है तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसका हो रहा है? तो बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंड कौन हो रहा है? वायलेट हो रहा है। क्यों वायलेट हो रहा है? क्योंकि इसका स्पीड कम है। और सबसे कम किसका हो रहा है? रेड का हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रेड का स्पीड ज़्यादा है। रेड का स्पीड क्यों ज़्यादा है? तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इसका लेमडा ज़्यादा है, उसका स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूछेगा कि सातों कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड कलर का, इसलिए उसका स्पीड ज़्यादा है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का, इसलिए उसका स्पीड कम है। क्लियर? स्पीड कम है तो बेंडिंग ज़्यादा है। और बेंडिंग का जो हो गया आपका रिलेशन किसके साथ? इसके साथ, लेमडा के साथ, वो इन्वर्सली हो गया। क्या हो गया? इन्वर्सली। जिसका लेमडा ज़्यादा है उसका बेंडिंग ज़्यादा, उसका बेंडिंग कम, और जिसका लेमडा कम उसका बेंडिंग। या फिर बेंडिंग का जो रिलेशन हो गया वेलोसिटी के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, वो भी इन्वर्सली हो गया। जिसका स्पीड ज़्यादा उसका बेंडिंग कम, जिसका स्पीड कम उसका बेंडिंग ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो 7 कलर आपका बना है इसको हम रिकम्बाइन कैसे करेंगे? तो रिकम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, अगला है आपका रिकम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। इस 7 कलर को कैसे रिकम्बाइन करेंगे? तो इसके लिए न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया और 7 कलर को रिकम्बाइन करने के लिए क्या कहा? रिवर्स द डिस्पर्सन ऑल्सो पॉसिबल। जो डिस्पर्सन है वो भी पॉसिबल है, यानी 7 कलर जो टूट गया है उसका उल्टा भी पॉसिबल है। इसके लिए क्या किया उन्होंने? इसके लिए जो स्पेक्ट्रम बन रहा था, स्पेक्ट्रम क्या था देख लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेक्ट्रम देख लीजिए। ये जो आपको 7 कलर बना है,
कर्टन पे बनेगा, पर्दा पे बनेगा, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसमें देखिए सातों कलर क्लियर विजिबल है, इसलिए इसको प्योर स्पेक्ट्रम बोलेंगे। बट जब आपका रेनबो फॉर्म होगा तो वहाँ पे आपका प्योर स्पेक्ट्रम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रेनबो देख लीजिए, ये इसमें आपको सातों कलर विजिबल अपेयर नहीं हो रहा है। सातों कलर जब एक विजिबल नहीं है तो इसका जो ये जो बना आपका स्पेक्ट्रम, ये इम्प्योर हो गया। ये क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। ये कैसा हो गया? इम्प्योर हो गया। क्लियर है? प्योर इम्प्योर स्पेक्ट्रम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप कैसे रिकम्बाइन कीजिएगा? हाउ कैन बी रिकम्बाइन? तो हम इसको रिकम्बाइन कर सकते हैं। जो प्रिज्म है उसके सामने एक उल्टा इन्वर्टेड प्रिज्म डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिकम्बाइन हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रेनबो बनने में, रेनबो जब बना जाता है तो उसमें कौन कौन सा फेनोमेना इन्वॉल्व है। सबसे पहले रेनबो क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रेनबो देखते हैं। देखिए रेनबो को डिफाइन जो किया, ए नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय ए रेन ड्रॉप इन द एटमोसफेयर इज नोन एज रेनबो। क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी सनलाइट बाय द ड्रॉपलेट इन द एटमोसफेयर इज नोन एज रेनबो। या फिर आप ये बोलिए कि ये 7 कलर का बैंड ऑब्टेन इन आफ्टर रेनफॉल, जस्ट आफ्टर रेनफॉल इन द स्काई इज नोन एज रेनबो। उसको भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या क्या है। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स एज प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट जो है वो प्रिज्म जैसा एक्ट करेगा। वाटर ड्रॉपलेट रिफ्रैक्ट द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें 3 फेनोमेना इन्वॉल्व होगा। कौन कौन? तो देखिए 3 फेनोमेना जो है वो ये है आपका। एक हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो है बी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा। अब देखिए एयर से वाटर में आया तो ये हो गया बेंडिंग, बेंडिंग के साथ रिफ्रैक्शन हुआ, उसका डिस्पर्सन हो रहा। 7 कलर में टूट रहा है तो डिस्पर्सन। उसके बाद देखिए जिस मीडियम में से आया था उसी मीडियम में जब वापस जाता है तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे रेयर से डेंसर से रेयर में जाए और वापस इंटरफेस से उसी मीडियम में चला है तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कितना फेनोमेना इन्वॉल्व हुआ? 3 फेनोमेना। तो पूछेगा कि रेनबो फॉर्मेशन में कितना फेनोमेना इन्वॉल्व होता है? तो 3। पहला हो गया रिफ्रैक्शन, दूसरा डिस्पर्सन, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। क्लियर? अब देखिए रेनबो कैसे फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए वाटर ड्रॉपलेट रिफ्रैक्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या किया? रिफ्रैक्ट किया एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड देन रिफ्रैक्ट इंटरनली एंड फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम आउट टू द रेन ड्रॉप। फिर इसको रिफ्रैक्ट कर दिया और हमको यहाँ पे विजिबल हो गया। क्लियर? रेनबो। अब देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ से आपको रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन हो रहा है, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये होगा कब? जस्ट आफ्टर रेनफॉल और आफ्टर ड्यूरिंग रेनफॉल, जब सन भी उगा हो और पानी भी बरस रहा हो तो एटमॉस्फेयर में ईच ड्रॉपलेट जो है वो वर्क करता है किसके जैसा? रेनबो, ये प्रिज्म जैसा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा रेनबो फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए अगर रिफ्रैक्शन ग्लास के थ्रू हो रहा है तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास बोलेंगे। रिफ्रैक्शन अगर पानी के थ्रू हो रहा है तो रिफ्रैक्शन थ्रू पानी बोलेंगे। और वही रिफ्रैक्शन अगर आपका एटमॉस्फेयर के थ्रू हो रहा है तो क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए इसमें डिफाइन कैसे किया है, स्क्रीन पे सामने है आपके डेफिनेशन उसका, थोड़ा सा अच्छे से देखिए। देखिए बोल रहा है व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू मीडियम एंड इफ वन मीडियम इज अर्थ एटमॉस्फेयर देन द प्रोसेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। होगा कैसे इसमें? तो देखिए थोड़ा सा समझिए। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये हो गया अर्थ और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ये हो गया अर्थ और ये हो गया एटमॉस्फेयर। इसके ऊपर क्या है? वैक्यूम है, इधर वैक्यूम। तो ये हो गया रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो जब रेयर से डेंसर में आएगा तो ऑब्वियसली है कि बेंडिंग आएगा।
तो यहाँ पे दो मीडियम, एक हो गया वैक्यूम और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया एटमॉस्फेयर। और किस लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो सनलाइट का, स्टार के लाइट का, है ना, प्लेनेट का, ये सब का रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए इससे रिलेटेड जो फेनोमेना है, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो अगर पूछेगा कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है, तो क्या बोलिएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। दूसरा, स्टार सिम्स हायर देन एक्चुअली दे आर। स्टार क्या है, स्टार थोड़ा सा ऊपर दिखता है जहाँ पर है उससे, उसका भी कारण क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। और एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये भी किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। उसके बाद और क्या है, प्लेनेट डू नॉट ट्विंकलिंग, प्लेनेट का ट्विंकलिंग नहीं होना, ये भी किसके कारण है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। तो चार फिनोमेना जो है यहाँ पे आपका, वो किसके कारण हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। एडवांस सनराइज पूछे तब भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिले सनसेट पूछे तब भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार का अपनी जगह से ऊपर उठना वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैसे होता है ये, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए। समझ में आ रहा तब भी बताइए, नहीं आ रहा है तब भी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फास्ट तो नहीं हो रहा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ गए, रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दो मीडियम यहाँ पे कैसे होगा, एक वैक्यूम और एक एटमॉस्फेयर। क्लियर। अब देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखिए ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना बाबू, ये क्या होता है, मूवेबल होता है, हर जगह एक जैसा डेंसिटी नहीं रहता। तो मान लो यहाँ से लाइट आ रहा है, तो अभी डेंसिटी कम है तो लाइट ज़्यादा आएगा, फिर बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गया तो लाइट कम आएगा। तो जब कम ज़्यादा लाइट होगा तो कैसा भुक भाग करता हुआ अपीयर होगा। तो ऐसा लगता है ना कि स्टार ही क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है, स्टार ही ट्विंकलिंग कर रहा है, हालांकि स्टार नहीं ट्विंकलिंग करता है, कम ज़्यादा रोशनी आने के कारण एटमॉस्फेयर से, इस वजह से हमको लगता है कि स्टार क्या है, ट्विंकलिंग करता है। देखिए क्या लिख रहा है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइट। ठीक है, द स्ट्रेट लाइट एंटरिंग ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज द रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। ठीक है, ज़मीन से पर आने से पहले ये रिफ्रैक्शन होता है इसका। इन दिस वे द स्टेलिंग स्टार लाइटिंग, है ना, स्टार लाइटिंग रीचिंग आवर आइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कंटिन्यूसली एंड स्टार अपीयर ट्विंकलिंग। बात वही है जो बताया आपको, कभी कम कभी ज़्यादा आता है, क्यों, कभी डेंस हो जाता है कभी रेयर हो जाता है, इसी वजह से ये ट्विंकलिंग होता है। क्लियर है। स्टार सिम्स हायर एक्चुअली दे आर, उसका क्या कारण है, देखिए उसका भी कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये लिखा गया उसको देख लीजिए। एज लाइट फ्रॉम स्टार एंटरिंग ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो द रिफ्रैक्शन एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की बेंड हो जाता है इच टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देयरफॉर अपरेंट पोजीशन, अपरेंट वर्चुअली अपरेंट पोजीशन of a star slightly different from its actual position and a star appear to be slightly थोड़ा ऊपर higher they are actual for the viewer near the horizon। व्यूअर नहीं, व्यू जहाँ होरिजन से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमको थोड़ा सा क्या होगा कि ऊपर दिखेगा। देखिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम जूम कर देते हैं और इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे बेंड करता हुआ आ रहा है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे हम समझाते हैं कैसे। देखिए ये हमारा है अर्थ, ये हो गया अर्थ आपका, और यहाँ है स्टार, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं स्टार को, यहाँ है स्टार। ठीक है, अभी एटमॉस्फेयर नहीं है, अभी एटमॉस्फेयर नहीं है, अभी एटमॉस्फेयर दिख रहा है नहीं है। क्या होगा कि लाइट जब आएगा तो लाइट अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो मान लीजिए वैक्यूम ही है, तो सीधा लाइट चला आएगा, सीधा लाइट चला आएगा। तो जब सीधा लाइट आएगा तो हमारे आँख को क्या अपीयर होगा, यहाँ पे स्टार है। अब क्या करेंगे कि अब ये केस समझ गया। अब देखिए अब एटमॉस्फेयर लाते हैं, अब क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर लाते हैं, अब क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर लाते हैं। अब ले आए एटमॉस्फेयर, अब क्या किए, ये एटमॉस्फेयर आ गया। ठीक है, अब लाइट आया,
लाइट, बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट आया। अब देखिए ये है आपका एयर और ये है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर डेंसर है। जब एटमॉस्फेयर, अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक ही लाइट ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ले लीजिए। ये आपका हो गया इंटरफेस। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, कर्व है तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कीजिएगा 90 डिग्री। अब देखिए रेयर से डेंसर में आएगा तो बेंडिंग होगा, तो बेंड हो रहा। अब इसी तरीके से दूसरा रे ऑफ लाइट आएगा, ऐसे बेंड होगा। तो बेंड होकर के हमको ये यहाँ पे थोड़ी दिखेगा, हमको अपेरेंट जो होगा वर्चुअली आपको यहाँ दिखेगा ऊपर में, तो ये अपने जगह से थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे ये बाल्टी है, इसमें सिक्का हम रख दिए, अभी पानी नहीं है तो सिक्का यहीं पे दिखेगा, सरफेस पे दिखेगा। लेकिन जैसे ही पानी डाल देंगे, लेकिन जैसे ही देखिए, जैसे ही इस वाले बाल्टी में पानी डाल दिए तो सिक्का जो है अपनी जगह से ऊपर उठा हुआ यहाँ पे हमको अपीयर होगा, देखने वाले को। यहाँ से जो देख रहा है ये आँख, इसके लिए ये यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइट सीधा आ रहा है तो दिखेगा, अब पानी आ गया तो लाइट फॉल करके बेंड करके आएगा, तो ये बेंडिंग के बाद यहाँ पर जो है इसको यहाँ ऊपर दिखेगा, यहाँ से बेंड होने के बाद। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा स्टार क्यों ऊपर हमको नज़र आता है। ये देखिए यही ओरिजिन पे आँख है, ये वहाँ से लाइट आ रहा है, एटमॉस्फेयर के कारण बेंड हो रहा है। ये वाला देख लीजिए, ठीक है, ये वाला फोटो आप बना दीजिएगा। अब चलते हैं ट्विंकलिंग, प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकलिंग करता है। देखिए प्लेनेट नहीं ट्विंकलिंग, और दूसरा रीज़न है स्टार के ट्विंकलिंग होने का कि स्टार हमसे बहुत फार है, बहुत दूर है। अब प्लेनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करता है देख लीजिए। प्लेनेट जो है स्टार के मुकाबले में बहुत क्लोज है, प्लेनेट क्या है स्टार के मुकाबले में बहुत क्लोज है, इसीलिए देखिए ब्लू लिख रहा है द प्लेनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, आर कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ साइज सोर्स, लार्ज नंबर ऑफ साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट। बोला जाता है बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है ना। द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम all the individual point size of source are averaged out to zero, there nullifying the twinkling effect। सिंपल बात है, इतना आप भाषा क्या समझिएगा, आप ये समझिए कि ये दूर होने के कारण इससे बहुत अमाउंट ऑफ बीम ऑफ लाइट आ रहा है जो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं होता है, इसलिए सीधा हमारा लाइट चला आता है आँख पे, इसलिए हमको ट्विंकलिंग अपीयर नहीं होता है। क्लियर? इतना फास्ट लैंग्वेज नहीं लिखना है आपको। चलते हैं अब आगे। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडवांस सनराइज डिले सनसेट, इसका लैंग्वेज समझते हैं। द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर एक्चुअली सनराइज, एक्चुअल सनराइज होने से पहले, यानी वर्चुअली 2 मिनट पहले दिख जाता है। अबाउट 2 मिनट आफ्टर एक्चुअली सनसेट, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, समझ गया। अब देखिए ये फोटो को ध्यान से देखिए, ये आपका होरिजन जो है, होरिजन वो सरफेस है जब अर्थ जो है, अर्थ का वो भाग जहाँ पे दिन और रात हो, जिस लाइन से दिन और रात का डिवीज़न होता है उसको होरिजन बोलते हैं। जैसे इस पार्ट में अगर रोशनी पड़ रहा है, अभी सूरज यहाँ है तो इधर दिन होगा, मान लीजिए अर्थ का आधा भाग है तो इधर दिन होगा और इधर रात होगा। अब जैसे ही सूरज इधर चला आएगा तो इधर रात हो जाएगा, इधर दिन हो जाएगा। तो होरिजन वो इंटरफेस है जो सेपरेट करता है दिन और रात को होने का। अब देखिए ये होरिजन जो है, अब यहाँ पे सन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं अगर होता तो सनलाइट सीधे यहाँ पे आता और सन यहाँ होरिजन के नीचे रहता तो हमको दिखता ही नहीं, होरिजन के नीचे रहता सन हमको नहीं दिखता, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर होने के कारण जब सन यहाँ चला आया है तो रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ये तो इधर सीधा चला जाता था, हमको दिखता ही नहीं। अब एटमॉस्फेयर होने के कारण रे ऑफ लाइट आया यहाँ, अब एटमॉस्फेयर पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, अब टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा तो इस तरीके से बेंड हुआ। बेंड होने के बाद हमको जो है जहाँ से बेंडिंग होता है वो लाइन दिखता है, तो सन यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे रहता है उगने से 2 मिनट पहले ही ये यहाँ पे अपीयर हो जाता है, और उगने के 2 मिनट बाद तक, जैसे डूब गया है, डूबने के 2 मिनट बाद तक हमको अपीयर होता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेंडिंग के कारण। और ये टोटल कितना हो जाता है 2 + 2 = 4 मिनट।
ठीक है, क्लियर। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन समझ में आया या नहीं आया बताइए। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अब बात करेंगे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखिए, बोल रहा है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड किस पे करेगा, टाइप ऑफ पार्टिकल पे। अब देखिए, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू कलर, बहुत छोटा पार्टिकल जो है वो ब्लू कलर को मेनली स्कैटर करेगा, एक बात। दूसरा, लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर लॉन्ग वेव लेंथ लाइट, जैसे आपका रेड कलर है, वाइट कलर। लार्ज बोले तो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻9 के बीच वाला कोलाइडल पार्टिकल, 10⁻⁸ साइज का पार्टिकल, उसी में फ्रैक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ा लीजिएगा या घटा लीजिएगा, ठीक है। लार्ज बोलने का मतलब इससे बड़ा नहीं, स्मॉल बोलने का मतलब इससे छोटा नहीं, क्लियर। कोलाइडल पार्टिकल से मिली। अब देखिए, शॉर्ट वेवलेंथ ग्रेटर स्कैटरिंग, शॉर्ट वेवलेंथ। अब देखिए, शॉर्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, जैसे आपका वायलेट है तो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा क्योंकि उसका स्पीड कम होगा तो चारों तरफ ज़्यादा छितरा जाएगा। और ज़्यादा जो वेवलेंथ है, जैसे आपका रेड कलर है तो उस बहुत कम स्कैटर होगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और छोटे पार्टिकल पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, समझ गए। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किससे होगा, छोटे पार्टिकल, जैसे रे ऑफ लाइट आया इसके चारों तरफ फैल गया, इधर 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 इधर, ये स्कैटरिंग। यहीं पे बड़ा पार्टिकल होता तो रिफ्लेक्ट कर देता। एकदम छोटा पार्टिकल जब होगा तो जब बीम ऑफ लाइट आएगा तो चारों तरफ फैल जाएगा, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला आपका टिंडल इफेक्ट, क्या है, टिंडल इफेक्ट। देखिए, टिंडल इफेक्ट, घर की खिड़की से जो रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट आता है तो देखिएगा कि बहुत सारा पार्टिकल उसमें आपको दिखेगा, उस पार्टिकल से पूरा रूम जो है उजाला हो जाता है, इस इफेक्ट को ही टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। जैसे घना घोर जंगल है, उसमें एक सुराख है, होल है, तो उस होल से जब लाइट आएगा तो ये पूरा जो जंगल है, ये जो पूरा जंगल है ये पूरा उजाला हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। ये भी आपका टिंडल इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल ऑफ स्मोक, टीनी वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट एयर बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ गया, पार्टिकल जो दिखने लगता है वही स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, क्लियर। अब देखिए, कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों हो जाता है, अभी हम लोग देखें कि, और ये सिंपली जो है ना आपका ज़्यादातर ड्यूरिंग सनराइज ड्यूरिंग सनसेट, नून में आपको वाइट ही दिखेगा। अब ये जब सनराइज हो रहा है, जब सनसेट हो रहा है तो उस वक्त आपको दिखेगा। अब यहाँ पे व्यूअर है, अब यहाँ पे देखिए दूरी कितना है, यहाँ पे दूरी कितना है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जब लाइट होगा, जब उग रहा होगा तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पार्टिकल है, इससे क्या होगा कि आपका 3 कलर VI, VG, 4 कलर ये फिल्टर हो जाएगा और YOR बन जाएगा। तो ये 4 कलर का कम्बिनेशन ब्लू दिखता है और इसका कम्बिनेशन रेड दिखता है। तो जब ये चारों कलर फिल्टर होके एटमॉस्फेयर में लेयर बना लेगा तो उस वक्त जब आप स्काई देखिएगा तो आपको स्काई ब्लू अपीयर होगा, उसी वक्त जब आप सन देखिएगा तो सन रेड अपीयर होगा। अब देखिए लिखता क्या है, The molecule of air and other fine particles in the atmosphere have a small size and more effective in scatter of light of short wavelength at blue end मतलब वही, then the light of longer wavelength at end, ठीक है। लॉन्गर वेवलेंथ जैसे ये हो गया आपका VI, VG, ये आपका शॉर्टर वेवलेंथ हो गया, YOR जो हो गया लॉन्गर वेवलेंथ हो गया। तो इन सब को क्या करेगा, ये लॉन्गर वेवलेंथ हो गया। आगे देखिए, व्हेन लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर टीनी पार्टिकल ऑफ एयर स्कैटर ब्लू कलर मोर स्लाइटली देन रेड, ब्लू कलर बोल रहे तो इन सब को रेड, द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट एंटर इन आवर आइज
आइज विच मेक्स कलर्ड स्काई ब्लू। स्केटर होकर के ये पूरा ब्लू का लेयर बना लेगा और जब हम स्काई देखेंगे तो ब्लू दिखेगा। अब ये सब तो फिल्टर हो गया तो क्या बचा, रेड। उस वक्त सन देखेंगे तो रेड हो जाएगा। वही लिखा होगा, आगे देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ काम की बातें बोल रहा है। देखिए कुछ काम की बातें क्या, देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ अर्थ हैड नो एटमोसफेयर देन देयर वुड नॉट हैव बीन सीन एनी स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड लुक डार्क। कैसा, अंधेरा अंधेरा दिखेगा। द स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। यानी एस्ट्रोनॉमर्स को कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग है ही नहीं। ठीक है, अब आगे दूसरा काम की बात बोल रहा है ना। काम की बात देखिए, के क्यू बी 1 2 3 है तो के क्यू बी ले रहा है। गजब, लालू वाला दिमाग है। ठीक है, अब देखिए डेंजर सिग्नल आर रेड। रेड कलर एज रेड लीस स्केटर बाय द फॉग और स्मोक पार्टिकल, इट कैन बी सीन इन द सेम कलर ऑफ पार्टिकुलर डिस्टेंस। यानी दूरी से भी ये हमको रेड कलर दिख जाता है, ये एटमॉस्फेयर से ये नहीं होता है स्केटर, इसलिए रेड कलर। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ जिसका ज़्यादा है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका लीस्ट स्कैटरिंग। क्लियर। अब देखिए अगला आपका क्लाउड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट बता ही दिए, पढ़ लेते हैं इसको। लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजन passes through the thicker layer of air, पतले लेयर से, and layer distance in the earth atmosphere before reaching the our eye। ठीक है, नियर द होरिजन वही समझ रहे हैं। मोस्ट ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ स्केटर अवे बाय द पार्टिकल देयरफॉर। सिंपल बात है, होरिजन बोले जब यहीं पे ना सनराइज और सनसेट के वक्त होरिजन होगा, यहाँ से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से आपका VIBG ये सब फिल्टर हो जाएगा रेड, वही जो बताया आपको। ठीक है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल हो गया हमारा सारा रिवीजन। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखिए। द फेनोमेना दैट शी वॉज ट्राइंग टू डू, केस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लिया जाए। केस बेस्ड, ये ले लीजिए, केस बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। इन एन एक्सपेरिमेंट पूजा यूज इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म एंड प्रोजेक्टेड ए बीम ऑफ वाइट लाइट किया फ्रॉम वन साइड ऑफ द सरफेस ऑफ प्रिज्म। सी थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, चलिए। सी आगे देखिए, सी प्लेस्ड ए स्क्रीन on the other side, saw many color appearing as patch on a screen, but when she used red light of source she could only see red patch on the screen। ठीक है, आगे देखिए। Similarly she used blue and green light source and could only see one color patch ऑन बोथ ओकेजन। दोनों साइड में लाल को पास कराई तो लाल, ग्रीन को पास कराई तो यहाँ पे ग्रीन, जब वाइट को पास कराई तो 7 कलर दिखा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है केस। अब देखिए क्वेश्चन, द फिनोमेना डेट शी वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द वेव, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बताइए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? 7 कलर में जो टूटता है या कलर में जो टूटता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं, स्कैटरिंग नहीं, क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है, द रीज़न वाई शी कुड नॉट सी एनी अदर कलर व्हेन रेड लाइट वाज यूज्ड वाज बिकॉज जब रेड लाइट को पास कराई तो एक ही कलर क्यों मिला?
ठीक है, जब रेड लाइट को पास कराई तो एक ही कलर क्यों मिला यहाँ पे? रेड कलर डज नॉट रिफ्रैक्ट प्रिज्म, क्या प्रिज्म ने रिफ्रैक्ट नहीं किया? रेड कलर इज मोनोक्रोमेटिक, द प्रिज्म वाज डिफेक्टिव, या द प्रिज्म इज ओपेक टू रेड। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा बताइए? अभी सिंपल बात है, रेड कलर क्या है? एक कलर का मोनोक्रोमेटिक है, सिंपल है, मोनोक्रोमेटिक है इसीलिए उसको रेड ही दिखा इसके। और यहाँ पे एक कलर पास करेंगे तो एक ही ना दिखेगा क्योंकि मोनोक्रोमेटिक है। क्लियर? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड? एक्सप्लेन द पूजा कैन गिव हर फ्रेंड टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना। पूजा विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट सही है जो पूजा ने अपने फ्रेंड को बताया? देखिए, डिफरेंट लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास प्रिज्म एट डिफरेंट रेट। क्लियर? पहला बात है, एनी लाइट वुड डिस्पर्स इन प्रिज्म, एनी लाइट, कोई भी लाइट डिस्पर्स कर सकता है प्रिज्म में। या फिर बोल रही है सी में, इनफ डाटा इज नॉट अवेलेबल टू मेक द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इन दिस केस। ये भी उसका डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन द ग्लास। बताइए कौन सा सही होगा? कौन सा सही स्टेटमेंट है? डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल इन डिफरेंट स्पीड इन द ग्लास, यही हो जाएगा आपका आंसर। डी आपका आंसर होगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, शी ऑल्सो कुड relate to another natural phenomena that we observe on rainy humid day as sun come out. What would be the phenomena? कौन सा फेनोमेना होगा? लाइटनिंग, ब्लूनेस ऑफ स्काई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या रेनबो? बताइए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से क्या बना था? रेनबो। सिंपल बात है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आसान, बहुत आसान है, फ्री का नंबर है अगर आप समझ जाएं तो। ठीक है, आज के लेक्चर में आए हो, बहुत सारा हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम है, इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा बट आप लोग देख लीजिए। ये है आपका, बोल रहा है, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछा हुआ है। ठीक है, आई होप इसमें से आपको एक दो टर्म वन में मिलेगा ही। वाई डज द स्काई लुक ब्लू ऑन क्लियर डे? स्काई ब्लू क्यों अपेयर होता है? ऑप्शन फर्स्ट है, बिकॉज नो अदर कलर अपेयर ड्यूरिंग डे, बिकॉज ब्लू कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर मोस्ट बाय द पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर। तीसरा है ब्लू, बिकॉज ब्लू कलर हैविंग लॉन्ग वेवलेंथ, नन ऑफ एबव। आंसर कौन होगा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा। ए बी सी डी में कौन सा होगा? देखिए सिंपल है, ब्लू कलर जो है स्केटर ज़्यादा होता है, और ब्लू कलर जहाँ पे स्केटरिंग आ गया वहाँ पे कलर आ गया ब्लू कलर का स्काई। तो हम डिस्कस किए थे कि स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण कलर ब्लू हो जाता है, तो बी आपका सही आंसर। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टूडेंट वेरी कशनली, बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आर, देन ही मेजर द corresponding value of angle of refraction r, the angle of emergent for every value of angle of incident. On analyzing the measurement of the angle, his conclusion would be क्या होगा? बताइए। ग्लास स्लैब का हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, बताइए। ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है, थोड़ा सा अच्छे से इसको बना दें। ये आपका ग्लास स्लैब, ये नॉर्मल रे ऑफ लाइट आ रहा है, बेंड किया और क्या होगा? ठीक, नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा ऐसे। ये इंसिडेंट रे, ये लेटरल शिफ्टिंग, ये आई, ये आर, ये क्या हो जाएगा? ये आर डैश, ये ई। बताइए, आई बराबर ई
और ई जो होगा, देखिए आई ई और ई जो होगा लेस देन, ई लेस देन आर होगा या ई ग्रेटर देन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही। अब देखिए ये आपका दे दिया है एक ग्लास प्रिज्म, ये है आपका एक्स, ये है वाई, ये है एक्स, ये है वाई। बोल रहा है ए ग्लास प्रिज्म आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट प्रोड्यूस ए स्पेक्ट्रम एक्स वाई। ये एक्स हो गया, ये एक्स वाई हो गया। स्टेट द कलर ऑफ एक्स एंड वाई। बताइए, स्टेट द कलर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का कलर बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट का, तो वायलेट हो गया, और वाई क्या हो गया, एक्स हो गया वायलेट और वाई रेड हो गया। बस आज के क्लास में बहुत हो गया, आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। क्लियर? मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।